पानी में जादुई ढाबा। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कविता और बेटी कंचन के साथ रहा करता था। रमेश बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था। वह बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पा रहा था। कविता, अब तो हमारी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी के लिए आगे चलकर क्या कर पाऊंगा। मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ा पाऊंगा। गांव में किसी को भी छोटा मोटा काम पड़ता तो वे रमेश को बुलाकर काम करवा लेते, जिससे उसकी थोड़ी सी कमाई हो जाती। लेकिन वह हमेशा का नहीं था। उसे कभी काम मिलता तो कभी नहीं भी मिलता था, जिससे वे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। अब मैं क्या करूं कविता? कोई ऐसा काम भी नहीं मिल रहा जिससे अच्छी कमाई हो जाए। आप चिंता मत करिए। अगर आप ऐसी टेंशन लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। धैर्य से काम लो। रही बात काम की, वो भी मिल जाएगा। कविता के समझाने के बाद रमेश फिर से काम की तलाश में निकल पड़ता है और काम ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है और वे घर वापस आ जाता है। कविता, बहुत जोर से भूख लगी है। अगर कुछ खाने के लिए है तो दे दे। जी जरूर। आज के लिए थोड़ा सा अनाज और सब्जी बची थी तो मैंने वही बना ली, लेकिन अब कल कैसे गुजारा होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं, जो रूखी सूखी बनाई है वो ही खिला दे। मैं तो खुद काम की तलाश में सुबह से भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी जल्द हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। आज तो रोटी सब्जी नसीब हो गई, लेकिन पता नहीं कल खाना भी मिल पाएगा ही या नहीं। ऐसे ही अगली सुबह फिर से रमेश काम की तलाश में भटक रहा होता है और भटकते भटकते उसे एक भिखारी मिलता है जो उससे कहता है, बेटा अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे खाने के लिए दे सकते हो। बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। कोई नहीं बेटा, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी जल्द सुनेंगे। इतना बोलकर वे भिखारी वहाँ से चला जाता है और रमेश भी भटकता भटकता काम की तलाश में बहुत ज्यादा थक जाता है और वे एक नदी के पास बैठकर सोचता है और वे खुद से कहता है, काश मैं उस बूढ़े बाबा की मदद कर पाता। गरीब लोगों को इस तरह से भूखा तड़पता देख मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। काश मैं इन सबकी मदद कर पाता। अगर मेरे पास पैसे होते मैं एक छोटा सा जरूर एक ढाबा खोलता जिसमें मैं गरीबों को खाना खिला देता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अजीब लग रहा है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर दे, मुझे कुछ काम दिला दे। घर पर मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। रमेश की सारी बातें नदी किनारे बैठी जल परी सुन रही थी और तभी वो नदी से बाहर निकलकर रमेश से कहती है, रमेश बाबू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो। लोगों को खाना खिलाकर उनकी मदद करना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हारी आर्थिक रूप से हालत बहुत खराब है। उन लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे। मुझे पता है तुम एक नेक दिल इंसान वाले लोग हो, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हो, इसलिए मैं आज तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? पर आप मेरी मदद कैसे कर पाओगी जल परी? रमेश, तुम्हें जिन जिन सामानों की जरूरत पड़ेगी इस नदी के अंदर तुम्हें हर वे सामान मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें नदी के अंदर जाकर सामान लेने के लिए जाना होगा। आप क्या कह रही है जल परी? नदी के अंदर? रमेश, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जितनी बार तुम चाहो इस नदी के अंदर अपनी जरूरत का सामान ले जा सकती हो और ढाबे पर ले जाकर बेच सकती हो, जिससे तुम और तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। लेकिन जल परी, आप मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रही हैं? देखो रमेश, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम बहुत दयालु इंसान हो और अच्छे व्यक्ति हो और तुम गरीबों की मदद करते हो, लेकिन तुम आर्थिक रूप से ज्यादा गरीब हो और परेशान हो। मुझे पता है अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगी तो तुम गरीबों की मदद जरूर करोगे और बस इसलिए ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जल परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। अब मैं गरीब लोगों को भोजन करवा पाऊंगा। इतना बोलकर जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है और रमेश नदी के अंदर अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए चला जाता है, जिसमें अनाज, मसाले और बहुत सी चीजें होती है। अपनी जरूरत का सामान लेकर रमेश अपने घर पर आता है और ये सामान देखकर कविता रमेश से पूछती है, हे भगवान, आप इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आए जी?
कविता के कहने के बाद रमेश उसे सारी बातें बताता है कि कैसे जलपरी ने रमेश की मदद की, और जिसके बाद कविता रमेश की बात सुनकर हैरान हो जाती है और वह भी रमेश का ढाबा लगाने में मदद करती है। रमेश और कविता हंसी खुशी अपने घर के आगे एक ढाबा लगाते हैं जिसका नाम था जादुई ढाबा। रमेश भैया, खाने के लिए थाली दे दीजिए। कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की है। आइए बैठिए भैया, आपके लिए खाना लगाता हूँ। रमेश और कविता के व्यवहार और खाने के स्वाद की वजह से उसके ढाबे पर धीरे धीरे बहुत ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ने लगती है और जादुई ढाबे का नाम सुनकर शहर से भी लोग रमेश के ढाबे में खाना खाने के लिए आया करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव में एक फॉरेनर आता है जिसका नाम हैरी होता है। वो जादुई ढाबे का खाना खाने के लिए शहर से गाँव आता है। लगता है यही जादुई ढाबा है, जाकर देखता हूँ आखिर इस जादुई ढाबे का खाना कैसा है। क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको खाने के लिए। बताइए क्या चाहिए? यहाँ पर अच्छा क्या मिलता है ये बताओ। यहाँ पर सब कुछ अच्छा मिलता है, आप बस एक बार हमें अपनी सेवा करने का मौका दे दीजिए। ठीक है, पर मेरे लिए रोटी सब्जी ले आओ। कुछ देर में रमेश हैरी के लिए रोटी सब्जी ले आता है और देखते ही देखते ढाबे पर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं, जिसे देख हैरी कहता है, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई है। लगता है यहाँ कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं रमेश के साथ यहाँ पार्टनरशिप कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ खूब पैसे मिलेंगे और मैं अच्छा कमा सकता हूँ। हैरी जल्दी से अपने पराठे खत्म करके रमेश को पैसे देकर उससे कहता है, रमेश, मैंने सुना है तुम्हारा ढाबा बहुत अच्छा चलता है और तुम्हारे ढाबे का नाम सुनकर ही मैं इस गांव में तुम्हारा खाना खाने के लिए आया हूँ और तुम्हारे इस ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। शुक्रिया शुक्रिया फॉरेनर बाबू, आपकी इतनी तारीफ के लिए। अच्छा रमेश, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं फॉरेनर बाबू, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे कस्टमर हमारे लिए भगवान स्वरूप है। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहोगे? हम तुम्हारे छोटे से ढाबे को एक रेस्टोरेंट में बदल सकते हैं। हैरी के इतना कहते ही रमेश सोच में पड़ जाता है और खुद ही मन कहता है, ये फॉरेनर बाबू आप सही कह रहे हैं, लेकिन फॉरेनर बाबू तुम मेरे साथ पार्टनरशिप क्यों करना चाहते हो? आपके शहर में तो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ पर भी तो कर सकते हो ना। देखो रमेश, शहर में मेरे कई सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन तुम्हारे इस गांव के तुम्हारे जादुई ढाबे का नाम अलग ही सुना था मैंने, और आज मैंने देख भी लिया, वाकई में ही तुम्हारा ढाबा जादुई है। और इसलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ और यहाँ रहकर नई नई चीज भी सीखना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी ये डिशेज मैं शहर। ठीक है फॉरेनर बाबू, अगर ऐसी बात है तो आपके साथ में पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस रेस्टोरेंट में जो भी गरीब और बेसहारा लोग होंगे उनको वापस मत भेजना, उनको मैं भोजन कराया करूंगा। मैंने उन्हीं के लिए ये ढाबा खोला है। देखो रमेश, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना। हैरी की ऐसी बातें सुनकर रमेश को बहुत खुशी होती है और रमेश और हैरी मिलकर रमेश के छोटे से जादुई ढाबे को एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल देते हैं और उस रेस्टोरेंट का नाम रखते हैं जादुई ढाबा। जिसके बाद रमेश उस जादुई जलपरी के पास जाता है। जादुई जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की और आज तुम्हारी वजह से मेरा ये जादुई ढाबा एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है रमेश, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दरिया दिली को देखकर मैंने तुम्हारी मेहनत के लिए ये सब कुछ किया है। तुम्हारी मेहनत इतनी कमाल की है, इसमें तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। जादुई जलपरी को शुक्रिया अदा करके रमेश वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रमेश और हैरी अपने जादुई ढाबा रेस्टोरेंट को चलाते हैं और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है, जिस वजह से रमेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और वे अपनी बेटी कंचन को भी अच्छे हाई स्कूल में पढ़ाता है और अपनी बीवी को हर खुशी देता है। साथ ही साथ वह गरीबों की मदद भी करता है।